अगेन फॉर द सेम रीजन mod x -1/2 must be less than equal to 1 and greater than equal to -1। ये अभी थोड़ी देर पहले ये तो बताया था हमने, है ना, कि जो साइन इनवर्स है वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो अब आप क्या करेंगे इसका बच्चे बताओ। तो ये -2 लेस देन इक्वल टू mod x -1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। फिर 1 को इधर लेके आओ, 1 - 2 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू 1 + 2। और अब आपके पास 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू 3। भाई यहाँ तो एक बहुत ही कमाल की चीज हो गई है, -1 और mod, है ना। mod हमेशा किसके बीच में होता है? 0 से बड़ा ही होता है ना, 0 से बड़ा, नेगेटिव तो नहीं होता कभी भी। तो यानी कि जो mod की वैल्यू है वो तो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है भाई। ये जो -1 वाला पोर्शन है ये मोड में आता ही नहीं, है ना, मोड में आता ही नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो यूं बनता है मोड का, 0 से तो स्टार्ट हो सकता है बट y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब मोड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो फिर यहाँ से एक ही कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो मोड x है वो 0 से स्टार्ट होके और 3 तक रहेगा, यानी कि इसकी जो डोमेन है तो वो 0 to 3 रहेगी। क्लियर? अब इसके बारे में बताओ, log 2x, ये भी मैं करवा देता हूँ आपको। अगेन साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स आपका फिर आपको पता है कि -1 और 1 के बीच में होगा x की वैल्यू, तो यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू log 2 और ये आपका लेस देन इक्वल टू 1। तो आप एक बात ये आपको पता है कि log अगर a b इक्वल टू x हो तो a की पावर x इक्वल टू b बन जाता है, सही बात है। और जो log 2 है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी आपका इंक्रीजिंग होता है ना, सही बात है ना। तो अगर मैं यहाँ से log हटाऊं, अगर मैं यहाँ से log हटाना चाहूँ तो ये बनेगा 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी कि आंसर आया 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 1/2 से 2 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखो एक बार फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम है, आपको खुद करना है। बोलो सिमर, डाउट है आपको? सर ये वाला फिर से बता दो। ठीक है, मैं इसको पॉज कर दूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये एक बार देखो आप, कंसेप्ट जो है वो क्या है भाई। कंसेप्ट में ये है कि आपके पास इफ a इज लेस देन b लेस देन c, तो आपके पास जो x है वो मान लो 2 से ग्रेटर है, तो x की पावर a लेस देन x की पावर b लेस देन x की पावर c। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग होता है जब वो ग्रेटर देन 1 हो, यही मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अगर मैं x को ग्रेटर देन 1 लेके चलता हूँ तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, है ना। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे पढ़ते हैं कि f ऑफ a लेस देन f ऑफ b लेस देन f ऑफ c, है ना, अगर f इंक्रीजिंग हो तो अब हमने क्या किया, आपके पास जो वैल्यू थी, अगेन आप ये देखिए, आपके पास वैल्यू थी -1 लेस देन इक्वल टू log 2 लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे x था, है ना। ये देखो क्वेश्चन के अंदर दोबारा फिर -1 लेस देन इक्वल टू log 2x और लेस देन इक्वल टू 2 1। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ जो है ना 2, ये जो 2 था ना आपका बेस, इसकी बात करो हमेशा, ठीक है। ये 2 लगा दिया मैंने, अब यहाँ देखना, मैंने लगा दिया 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर log लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1। तो अब मैंने इसकी पावर में -1 log 2x और यहाँ पे 1। तो अब आप ये जो बीच की वैल्यू है इसको ध्यान दो, जो 2 और log 2 है ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए, 2 की पावर 1 और log 2 एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथम फंक्शन बेसिकली इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, 2 और log 2 1 बन गया, ठीक है। तो आपके पास रह गया 1/2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1। अब समझ आ गया सिमर, ये 1/2 और ये 2 की पावर 1 और ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये डोमेन आपकी रिक्वायर्ड, समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप करके दिखाओ, फटाफट करो आप क्वेश्चन, इसको करो, जल्दी करो।
ओके जी। तो अब एक बार आप चेक कर लो, ठीक है, देखो ध्यान से। आपके पास फिर वही बात है कि भाई जो log 4x स्क्वायर हो गया ना, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, है ना, ऐसा कुछ करके। तो ये जो 4 है, अभी आपके पास, मैंने आपको पहले लास्ट क्वेश्चन में भी यही समझाया था कि जो बेस है वो ये ई भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा यहाँ पे तो बेस ई लिखा होगा, वो नेचुरल लोगैरिथम होता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें बच्चों 4 की पावर -1 ऐसे किया सबने? यस सर। ओके, और 4 की पावर 1। तो बेटा इनइक्वालिटी और ये जब स्क्वायर होता है ना, तो आपने मोड लेना है। क्या लेना है? मोड। तो ये 4 और ये 1/4। अब आप एक काम करो, 1/2 लेस देन इक्वल टू मोड x और लेस देन 2 कर दो। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अब यहाँ से इसकी दो ब्रांचेस निकलेंगी आपके पास। दो सोल्यूशन, दो इनइक्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी। एक 1/2 लेस देन इक्वल टू मोड x करके, ठीक है, और एक मोड x लेस देन 2 करके। तो यहाँ से तो आपके पास जो वैल्यू है ये बन गई, ठीक। और यहाँ से जो वैल्यू है आपकी वो क्या बनेगी, x ग्रेटर देन 1/2 और x लेस देन -1/2, इक्वल टू का साइन भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको एक नंबर लाइन के ऊपर डालो और जो कॉमन पोर्शन है वो ले लो। ये देखो, ये -2 और ये 2। जो पहले वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए तो आपके पास यही पोर्शन आ गया ना पूरा इनके बीच का। बट अब आपके पास -1/2 और 1/2 भी है। तो ये वैल्यू क्या कह रही है आपको? इसने बोला कि 1/2 से ग्रेटर, है ना, ये यहाँ पे देखो 1/2 से ग्रेटर और -1/2 से छोटा। तो आपके पास जो कॉमन पोर्शन है वो तो यही आ रहा है ना, जो कॉमन है। मेरी बात समझाई? इसी प्रकार आपको पहले वाले क्वेश्चन में करना था। तो यहाँ पे अब आपके पास -2 से -1/2, ठीक, यूनियन 1/2 से 2, इसकी डोमेन आ गई, रिक्वायर्ड डोमेन। क्लियर है? अब किसी को नहीं समझाया तो फिर पूछ लो एक बार। अब कोस इनवर्स का तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवाया, बट बिल्कुल साइन जैसा ही है। आपको कोस इनवर्स की डोमेन निकालनी है, तो वो -1 और -1 के बीच में है। तो आपने क्या करना है, -1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस में 4 लेस देन इक्वल टू 1। तो बच्चों -4 को आप दोनों तरफ सेट कर दो, ठीक है। तो ये रह गया 2x लेस देन इक्वल टू 1 -4, तो -5 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू -3 और x लेस देन इक्वल टू -3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2। तो जो डोमेन है आपकी वो क्या आई फिर? वो आई -5/2 से लेके -3/2 तक, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डोमेन। ओके, क्लियर हो गया? तो अब रेंज की बात आ गई है। तो रेंज आपको निकालना है। रेंज चाहे साइन के केस में करना हो या कोस के केस में करना हो या टैन के केस में करना हो, प्रोसेस सेम रहेगा। आप ध्यान से देखना जरा। अब कोस की बात हो रही है ना बच्चों, कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होगी, 0 to पाई के बीच में ना। तो कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो आपको ये पता है कि जो इसमें सिंस cos इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू इज लेस देन पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब cos के साथ चाहे कुछ भी लगा हो, है ना, 0 to पाई के बीच में रहेगा। तो देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग, यानी 3x प्लस में 5 विल बी लेस देन इक्वल टू पाई। बट आपको वैल्यू जो है cos इनवर्स 3x प्लस 5 की नहीं चाहिए थी। आपको क्या चाहिए था, ट्वाइस भी साथ में चाहिए था। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा आपके पास cos इनवर्स 3x प्लस में 5 2 से मल्टीप्लाई होके, और ये बन जाएगा 2 पाई। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको चाहिए था पाई/4, है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप पाई/4 ऐड कर दो। तो 0 प्लस पाई/4 लेस देन इक्वल टू 2। आपके पास cos इनवर्स 3x प्लस में 5 प्लस पाई/4 लेस देन इक्वल टू 2 पाई प्लस में पाई/4, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो पाई/4 से लेके ये पूरा फंक्शन आ गया लेस देन इक्वल टू 9 पाई/4। तो ये इसकी रेंज आ गई
π/4 से लेके 9π/4 तक। ठीक है, तो ये रेंज है इसकी। बात समझाई? तो समझा के सबको? आर्यन? सर एक बार समझा दो। ओके, बताओ कहाँ से नहीं समझाया? कोस इनवर्स, सेकंड स्टेप से। कोस इनवर्स 0 to पाई के बीच में है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे जो कोस इनवर्स है तो स्टेटमेंट में ये भी 0 to पाई के बीच में होगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। कोस इनवर्स ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो, मैं बात रेंज की कर रहा हूँ, अब डोमेन की बात नहीं हो रही है ना। जब डोमेन की बात होती है तो जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाएगा, बट जब रेंज की बात होती है तो फंक्शन को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो हो गई आपके पास, तो अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को मेन फंक्शन का रूप देना है। पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर दोनों तरफ π/4 ऐड कर दिया। ठीक है आर्यन? तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये आपके पास बन गया 2 cos इनवर्स 3x + पाई प्लस π/4 जो है पूरा फंक्शन बना, और जो अब फंक्शन आपका वो π/4 और 9π/4 के बीच में है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान देना है और ये आपकी रेंज आ जाती है। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लो, नोट करो, शाबाश। करो इसको, अभी करो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये देखो, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ये जो वैल्यू है आपकी कोस की, वैसे तो इसकी रेंज जो है वो 0 to पाई ही होती है ना? बिल्कुल सही बात है ना? तो अब जो फोकस है आपका वो x नेगेटिव के ऊपर है। ठीक, ये देखो यहाँ पे x² हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अब ये तो कंसेप्ट आपने जो सोचना है वो ये है कि जो x² है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा। ठीक, तो देयरफॉर जो -x² है वो या तो लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। अब भाई ये वैल्यू की वजह से आप ये देखिए, जो कोस इनवर्स है वो -x² हो गया। इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे इसको y लिखता हूँ, बट ध्यान सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोस y = -x², तो यानी कि कोस की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ आती है, तो नेगेटिव होगा ना पूरा। कोस की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ पे आती है, तो देखो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ। जो कोस है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, और सेकंड में क्या होता है कोस नेगेटिव, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव। मैंने एक बात ये कही थी कि थर्ड क्वाड्रेंट हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट ही लेके चलेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए आपका कोस जो है वो नेगेटिव रहे, π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक। तो x² की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक बनी। बात समझाई? एक बार रिपीट करना। शुभम, जो कोस की वैल्यू है वो नेगेटिव कहाँ पे होती है बताओ? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लाई करनी चाहिए या कोस की वैल्यू? सर मतलब ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए या कोस थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सर थीटा। थीटा, तो थीटा क्या होगा, अगर मैं इसको y लिखूंगा तो थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स y होगा। हाँ जी सर। ठीक, तो यहाँ से जो हमने अभी लिखा है उसका ये मतलब हुआ कि भाई कि जो कोस इनवर्स है ना -x², वो पाई या फिर π/2 के बीच में होना चाहिए। अब समझाई? अच्छा सर, हम थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेते ना? थर्ड नहीं लेते, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम थर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे,
कोस से ऑपरेट कर देंगे हम दोनों तरफ, है ना। तो कोस से ऑपरेट करके तो क्या रहेगा, कोस पाई तो 1 हो जाता है, -1 होता है, और कोस पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, फंक्शन बनाना। सही बात है ना, फंक्शन के लिए। तो अब क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा देखो, यहाँ पे 3 साथ में है ना बच्चों, तो 3 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये बन गया 3 पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू 3 cos इनवर्स माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 3 पाई। अगर इसके साथ प्लस है कुछ नहीं, माइनस पाई बाय 2 है, तो आप एक काम करो, पाई बाय 2 माइनस कर दो दोनों में। ठीक है जी, तो ये आपके पास 3 पाई बाय 2, तो ये रह जाएगा पाई लेस देन इक्वल टू 3। अब आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 1 5 पाई बाय 2। तो जो रेंज है वो आपकी पाई से लेके 5 पाई बाय 2 तक हो गई। डन, क्लियर।